Hello everyone. Now in this video section, we'll talk about the simplification of context-free grammar. As we know that simplification of CFG. So what is the purpose of doing this simplification regarding the context-free grammar? The simplification of CFG says, as we know, that the ambiguity problem is one of the major problem ऑफ CFG यानी कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। यानी अगर हम बात करें सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG की, तो इन दिस मॉड्यूल हम ये देखेंगे कि कैसे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत क्या है? तो अगर हम कहें सिंप्लीफिकेशन, तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो सेक्शन में देखा था कि एम्बिग्यूअस ग्रामर जो है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम जो है, वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के साथ एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी काइंड और वी कैन से इनकंसिस्टेंसी जो है वो ग्रामर में जनरेट होती है। सो हम कैसे उस एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को, और एक चीज़ और है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम जो है वो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को रिमूव का हम जो है कभी शॉर्ट हम कभी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए अभी तक कोई जेनरिक एल्गोरिदम ऐसी डेवलप नहीं हुई है जिसके थ्रू जो है हम किसी भी ग्रामर की एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को हम कह सकें कि 100% हम रिमूव कर देंगे। ओके, सो दैट प्रॉब्लम इज we can say in theory of computation that problem is known as undecidable kind of problem। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनके लिए हमारे पास कोई जेनरिक सॉल्यूशन या एल्गोरिदम नहीं होती, उन प्रॉब्लम्स को हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स कहते हैं। सो एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम जो है वो एक तरह की अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम है जिसको हम शॉर्ट कभी भी किसी एल्गोरिदम के थ्रू हम नहीं कह सकते कि हम रिमूव कर पाएंगे। बट हम एक कोशिश कर सकते हैं कि हम किसी तरह से ग्रामर को अगर सिंप्लीफाई कर पाएँ, तो हम एम्बिग्यूटी को ग्रामर के अंदर से हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी, बट हम जो है काफ़ी हद तक एम्बिग्यूटी को रिड्यूस कर पाएंगे किसी ग्रामर के अंदर से। सो ये जो सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम ग्रामर की एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि इन स्टेप्स के थ्रू हम एम्बिग्यूटी को रिमूव भी कर लेते हैं। ओके, सो इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ CFG। So to reduce such problem, we can apply, I'm writing here the simplest form or the simplest definition of simplification of CFG. So we can apply some simplification rules on CFG, and these rules are: पहला, अब वो कौन कौन से रूल्स हैं जो कि हम किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की को जो है हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये जो अब मैं रूल्स लिख रहा हूँ या जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ, ये सीक्वेंशियल स्टेप्स हैं, यानी कि जिस सीक्वेंस में ये लिखे जा रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम अप्लाई करेंगे इनको। हम इनका सीक्वेंस जो है इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप जो हम फॉलो अप करते हैं किसी भी ग्रामर को सिंप्लीफाई करने के लिए, वो होता है एलिमिनेशन ऑफ null productions। ओके,
elimination of null productions. Now अब elimination of null productions क्या होते हैं? So in this we can say we can eliminate null productions. So we can say those productions of the form A tends to epsilon for each variable A from the grammar. सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमारी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है उसमें एप्सिलॉन प्रोडक्शंस कौन कौन से हैं, ओके, यानी कि नल प्रोडक्शंस कौन कौन से। और नल प्रोडक्शंस को आइडेंटिफाई करने का जो तरीका वो ये है कि ऐसे प्रोडक्शन जो कि आपको इस तरह के नजर आए किसी भी ग्रामर के अंदर, दोज प्रोडक्शंस ऑफ द फॉर्म A टेंड्स टू एप्सिलॉन फॉर ईच वेरिएबल A फ्रॉम द ग्रामर, यानी कि ग्रामर के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें से वो सारे वेरिएबल जिनके लिए नल प्रोडक्शंस हैं हमें उनको आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको एलिमिनेट करना है, ओके। ऐसे प्रोडक्शंस को हमें ग्रामर से हटाना है क्योंकि ये जो प्रोडक्शंस हैं ये कारण बन सकते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को जनरेट करने के लिए। तो हम इन कारणों को ही जो है हटाने की कोशिश करते हैं। द सेकेंड स्टेप इज एलिमिनेशन ऑफ, जब हम नल प्रोडक्शंस हटा लेते हैं उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है वो आता है एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस। ध्यान रखिएगा बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे और उस एग्जाम्पल्स भी समझेंगे कि कैसे हम जो है इन प्रोडक्शंस को या इस तरह के प्रोडक्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो दूसरा स्टेप है एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस। अब यूनिट प्रोडक्शंस क्या होते हैं? दोज प्रोडक्शंस ऑफ द फॉर्म A टेंड्स टू B। अब ये A और B जरूरी नहीं है कि आपकी ग्रामर में A और B नाम के ही वेरिएबल हो। ऐसा कोई भी प्रोडक्शन जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पर कोई वेरिएबल लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पर सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल है, कोई टर्मिनल नहीं है। अब हमें इतना मालूम होना चाहिए कि टर्मिनल क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो जो कि ग्रामर के अंदर प्रोडक्शंस को जनरेट करते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप सिंबल्स देखते हैं, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स, क्योंकि वो जनरेटर्स होते हैं जो कि प्रोडक्शंस के थ्रू ग्रामर के अंदर जो है स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हैं। सो ऐसा कोई भी प्रोडक्शन ग्रामर में जो कि आपको इस तरह का दिखे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर तो वेरिएबल होगा ऑब्वियसली, बट राइट हैंड साइड पर भी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल दिखे तो आप समझ जाएं कि वो प्रोडक्शन क्या है, वो एक यूनिट प्रोडक्शन है और ऐसे प्रोडक्शन को ही हमें एलिमिनेट करना है। सो दोज प्रोडक्शंस ऑफ द फॉर्म A टेंड्स टू बी where A and B both belongs to the set of variables, okay, the set of variables or non-terminals। क्लियर? सो ऐसे अगर आपको कोई भी प्रोडक्शन मिलता है तो आप उसको जो है रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। और तीसरा जो फाइनल स्टेप है वो है एलिमिनेशन ऑफ useless symbols। एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल्स। नाउ अब अगर हम बात करें यूजलेस सिंबल्स की, तो यूजलेस सिंबल्स क्या होते हैं? दोज सिंबल्स ऐसे सिंबल्स which do not play any role in the derivation of string।
इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि जब हम स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं, उसको डेराइव कर रहे हैं, चाहे हम डेरिवेशन यूज़ कर रहे हो जैसे LMD RMD, या हम पार्स ट्री के थ्रू हम स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हो, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ऐसे सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना है। सिंबल्स मीन्स इट में बी टर्मिनल, और टर्मिनल तो खैर वो स्ट्रिंग का पार्ट होगा, बट हमें जनरली जो है वेरिएबल्स, मोस्ट प्रॉब्ली वेरिएबल्स ही होते हैं कि जिनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है, उन वेरिएबल्स को जो कि किसी भी तरह से स्ट्रिंग को जनरेट करने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दो सिंबल्स और वेरिएबल्स विच डू नॉट प्ले एनी रोल इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग। अब ये कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि हम नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को जो है उनको आइडेंटिफाई कर लें, ऐसे वेरिएबल्स जो कभी भी किसी स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर सकते, ऐसे वेरिएबल्स को हम बोलते हैं नॉन जनरेटिंग सिंबल्स। और जो दूसरा स्टेप है या जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम अनरीचेबल सिंबल्स जो होते हैं, अनरीचेबल टाइप ऑफ सिंबल्स, ठीक है, अनरीचेबल टाइप ऑफ सिंबल्स हम उनको आइडेंटिफाई कर ले। तो ये जो है ये हमारे बेसिक स्टेप्स हैं कि कैसे हम किसी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG जो है वो एक्चुअली हम किस लिए परफॉर्म करते हैं, ताकि हम एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को ग्रामर के अंदर से वैसे तो कोशिश हमारी ये होती है कि इन स्टेप्स को जब हम फॉलो करें तो हम एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को रिमूव करें, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। बट फिर भी जो है हम ग्रामर की एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो एलिमिनेट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, रिमूव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रिमूव नहीं होगी तो वो कम से कम रिड्यूस तो हो जाएगी। और स्टेप्स क्या है हमारे, पहला है एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शंस। नल प्रोडक्शंस को आइडेंटिफाई करना है और उनको एलिमिनेट करना है। नल प्रोडक्शंस कैसे होते हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उनका तरीका है कि ऐसे कोई भी प्रोडक्शन जो कि आपको इस तरह का ग्रामर के अंदर दिखे, ओके, वो कहलाएगा नल प्रोडक्शन। हमें इनको आइडेंटिफाई करना और फिर इनको रिमूव करना है, एलिमिनेट करना। अब एलिमिनेशन कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। तो ये पहला स्टेप था एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शंस। उसके बाद अगला स्टेप सीक्वेंस में आता है, वो है एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस। और यूनिट प्रोडक्शंस कैसे होते हैं वो आपको इस तरह के दिखेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर वेरिएबल है और राइट हैंड साइड पर भी एक सिंगल वेरिएबल है। ओके, देन द नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल्स। ऐसे सिंबल्स जो कि नॉन जनरेटिंग या अनरीचेबल सिंबल्स हैं, जो किसी भी तरीके से स्ट्रिंग के जनरेशन में या डेरिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या रोल प्ले नहीं करेंगे, उन जो है सिंबल्स को या वेरिएबल्स को हमें एलिमिनेट करना होगा। ओके, नाउ अब हम आते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम जो है एक ग्रामर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको जो है यहाँ एक और चीज़ समझ में आएगी कि किस तरह के प्रॉब्लम्स जो है जनरली हमारे सामने सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG से रेलेवेंट आ सकते हैं। सो क्वेश्चन विल बी ऑफ द काइंड सिंप्लीफाई। बहुत ही मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफाई द गिवन CFG। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है कि आपको एक ग्रामर दे देंगे और आपसे बोला जाएगा कि CFG को आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, S टेंड्स टू A S B ऑब्लिक A ऑब्लिक B B। ओके, तो S के हमारे पास तीन प्रोडक्शंस हैं। S एक स्टार्टिंग सिंबल है, वेरिएबल है, इसके तीन प्रोडक्शंस हैं। S को हम इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, S को हम इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, S को हम इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये तीन अलग अलग प्रोडक्शंस हैं। और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम अगर एक ही वेरिएबल के एक से ज़्यादा प्रोडक्शन रूल्स होते हैं तो हम उनको स्लैश करके एक साथ लिख सकते हैं एक ही स्टेटमेंट में। ओके, देन द नेक्स्ट इज A टेंड्स टू A ऑब्लिक एप्सिलॉन। Okay, and the third variable is B and its production rules are B ऑब्लिक एप्सिलॉन। सो हमारे पास ये तीन वेरिएबल्स हैं और इन तीन वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन रूल्स हमें गिवन है। ए के लिए ये दो प्रोडक्शंस हैं, A टेंड्स टू A टेंड्स टू एप्सिलॉन, B टेंड्स टू B टेंड्स टू एप्सिलॉन। सो अब हम इसको जो है सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा जो सबसे पहला स्टेप है
elimination of null productions. ओके, कई बार इसको नल प्रोडक्शन की जगह ऐसे भी लिखा जाता है, एप्सिलॉन प्रोडक्शंस। तो अगर आपको कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ दिखे एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शंस, तो इसका मतलब भी नल प्रोडक्शन ही है। सिर्फ ये जो है दो डिफरेंट नेमिंग जो है ये हम कह सकते हैं, बाकी मीनिंग जो है दोनों का सेम होगा। नेम अलग अलग है बट मीनिंग सेम होगा। ओके, तो चाहे ऐसा लिखा हो चाहे ऐसा लिखा हो, या इसकी जगह कोई कई बार ऐसा सिंबल भी यूज़ किया जाता है एप्सिलॉन के लिए। तो अगर ऐसा भी लिखा है तो भी इसका मीनिंग वही है। इसलिए मैंने आपको सारे तरीके जो है यहाँ पर बता दिए कि आपको सामने कभी ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज ना हो। This is nothing but the elimination of null productions. Now, how we can eliminate the null production? So we need to follow some basic concepts. So first of all, we need to identify all the nullable variables. Okay. तो एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शंस में सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, फाइंड द nullable वेरिएबल्स। ठीक है, हमें नलेबल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है। दोज ऑफ द फॉर्म A tends to epsilon where A belongs to the set of variables. ओके, सो ऐसे प्रोडक्शंस जहां भी आपको दिखें आपको उनको पहले आइडेंटिफाई करना है। क्लियर? तो हम अगर देखें अपनी ग्रामर में, जो गिवन ग्रामर है हमें, उसमें कौन कौन से प्रोडक्शंस हैं जो कि इस फॉर्म में है। हम देख सकते हैं ए के लिए हमारे पास दो प्रोडक्शंस है, ए टेंस टू ए और ए टेंस टू एप्सिलॉन। मतलब यहाँ पर हमें दिख रहा है ए टेंस टू एप्सिलॉन एक प्रोडक्शन है और बी टेंस टू एप्सिलॉन भी एक प्रोडक्शन है। तो ये जो दो वेरिएबल्स हैं ये क्या हो गए हमारे लिए, नलेबल वेरिएबल्स हो गए। सो वी कैन से, और हाँ एक और चीज़ कि ये जो दो नलेबल वेरिएबल्स हैं इनको आप एक बार देख लीजिए कि ये दो नलेबल वेरिएबल्स और कहाँ कहाँ आ रहे हैं प्रोडक्शंस में। तो यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर एक और प्रोडक्शन, में एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि एक और प्रोडक्शन मान लीजिए यहाँ पर ए और बी ऐसा लिखा होता, मैं लिख नहीं रहा हूँ नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा, ए और बी ऑब्लिक ए बी ऐसा लिखा होता, तो उस केस में एप्सिलॉन एप्सिलॉन मतलब अगर हम देखें तो ए और बी दोनों एप्सिलॉन है, दोनों वेरिएबल्स। यानी कि अगर किसी वेरिएबल के प्रोडक्शंस में राइट हैंड साइड पर सिर्फ वेरिएबल्स लिखे हैं तो वी नीड टू टेक केयर कि ये जो वेरिएबल्स राइट हैंड साइड पर हमारे पास प्रोडक्शंस में दिए हैं, अगर ये सारे वेरिएबल्स नलेबल हैं तो आपको फिर इस वेरिएबल को भी नलेबल मानना होगा। बट फिलहाल हमारी जो गिवन ग्रामर है उसमें हमें सिर्फ दो ही वेरिएबल्स ऐसे दिख रहे हैं जिनके डायरेक्टली हमें नल प्रोडक्शंस गिवन है। वी कैन से A is A and B are nullable variable. ओके, सो ए और बी जो है ये दोनों नलेबल वेरिएबल्स ही हमने आइडेंटिफाई कर लिए। नाउ अब इसी के अंदर हमारा जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, यानी कि अभी हम एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शंस की ही बात कर रहे हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे हम इसमें से नल प्रोडक्शंस को रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव करेंगे, इसका तरीका ये है कि जहां जहां भी ये नल प्रोडक्शंस आए हैं, ध्यान दीजिएगा फिर से कि जहां जहां भी ये नल प्रोडक्शंस आए हैं वहां पर रिप्लेस all sentential corresponding sentential forms of A and B
A and B, on the right hand side from the grammar production, wherever these variables are found। यानी कि ये जो दो नलेबल वेरिएबल्स अभी हमने आइडेंटिफाई करे हैं, ये जो सेंटेंस है वो क्या समझा रहा है, रिप्लेस ऑल द करस्पॉन्डिंग सेंटेंशियल फॉर्म्स ऑफ ए एंड बी। सेंटेंशियल फॉर्म्स का मतलब होता है ऑल द प्रोडक्शंस ऑफ ए एंड बी, यानी कि सेंटेंशियल फॉर्म्स ऑफ ए एंड बी ऑन द राइट हैंड साइड फ्रॉम द ग्रामर प्रोडक्शंस। जहां जहां पर ये ए और बी नाम के वेरिएबल जिनको हमने नलेबल आइडेंटिफाई किया है, ये राइट हैंड साइड पर जहां जहां प्रोडक्शंस में आ रहे हैं, वहां वहां इनको हम इनके जो है सेंटेंशियल फॉर्म्स हैं उनसे हम रिमूव कर देंगे या हटा देंगे। इसके थ्रू हम जो है एप्सिलॉन प्रोडक्शंस को अपने उसमें से हटा पाएंगे या रिमूव कर पाएंगे। सो वी कैन से जो हम सबसे पहला प्रोडक्शन लेंगे यहाँ पर, दैट इज, हम देख सकते हैं S टेंड्स टू A S B, ये हमारा एक प्रोडक्शन है। अब अगर मैं देखूं तो S के जो प्रोडक्शंस हैं, पहले तो मैं एज इट इज़ जो प्रोडक्शंस हैं मैं उनको लिख लेता हूं, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम रिमूव करेंगे। इनमें से राइट हैंड साइड पर हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ ए और बी जो नलेबल वेरिएबल्स हैं वो आ रहे हैं। तो एक ये प्रोडक्शन है जहाँ पर बी आ रहा है, ए या बी में से जो कोई भी आ रहा हो, ये बी आ रहा है। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस बी को एप्सिलॉन मान लूँ, यानी कि मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, एप्सिलॉन मान लूँगा तो ये हट जाएगा। एप्सिलॉन मतलब नल हो जाता है, ये हट जाएगा तो मेरे पास बचेगा क्या, ए एस। तो मैं बस इसे यहाँ पर इंक्लूड कर लूँगा। ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, राइट हैंड साइड पर जहाँ जहाँ ये वेरिएबल्स आ रहे हैं, इन वेरिएबल्स की जगह पर आपको थोड़ी देर के लिए एप्सिलॉन को कंसिडर कर लेना है। तो अगर मैं यहाँ एप्सिलॉन रखूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा, बचेंगे ये दो, तो हमने ये लिख लिया। क्योंकि ए भी नलेबल वेरिएबल है तो इस प्रोडक्शन में मैं ए को जो है नल मान लूँगा, तो मेरे पास बचेगा सिंगल ए, ये एक प्रोडक्शन बचेगा मेरे पास। ओके, देन द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट प्रोडक्शन ये है। इसमें से मैं बी क्योंकि नलेबल है, इसकी जगह पर मैं एप्सिलॉन मान लूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर बी मिल जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी है? ओके, डन। द नेक्स्ट इज ए टेंड्स टू ए, ये एक प्रोडक्शन है। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसकी जगह एप्सिलॉन मान लूँ तो ये हट जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या, सिंगल ए। तो मेरे पास ए के लिए दो प्रोडक्शंस बन गए। देन बी के लिए प्रोडक्शन क्या दिया हुआ है, बी। और थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस बी की जगह पर एप्सिलॉन मान लेता हूं तो मेरे पास बचेगा क्या, सिर्फ ये सिंगल बी। यानी कि आपको इनको प्रोडक्शंस में से हटाते जाना है। जैसे मैंने यहाँ से बी हटाया, बचा क्या, ए एस, तो ए एस मिल गया। यहाँ इस प्रोडक्शन में ए क्योंकि नलेबल है, मैंने इसको हटा दिया, बचा क्या, ए, तो ये ए ऐड हो गया। यहाँ बी नलेबल है, इसको हटा दिया, बचा क्या, बी, तो यहाँ स्मॉल बी आ गया। ऐसे ही ये एक प्रोडक्शन था, इसमें से ए क्योंकि नलेबल है, मैंने इसको हटा दिया, बचा क्या, ए। यहाँ बी, इसको हटा दिया, बचा क्या, स्मॉल बी। तो ये इस तरह से आपके पास ये प्रोडक्शंस बन गए हैं। ओके, ये जो आपके पास प्रोडक्शंस बने हैं, इन प्रोडक्शंस में जो ये कहलाता है एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शंस। इसको हम कह सकते हैं ये है एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शंस। नाउ अब अगला स्टेप अगर हम आए तो हमारा अगला स्टेप आता है एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस। ओके, नाउ अब एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो यूनिट प्रोडक्शन
देखें, सेकंड स्टेप, एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शंस। ओके, अब आपको देखना ये है कि ये जो ग्रामर आपने जनरेट की है, ठीक, ये जो ग्रामर हमने यहाँ पर जनरेट की है, ये तो गिवन ग्रामर थी। ये जो ग्रामर हमें रिजल्टेंट ग्रामर मिली है आफ्टर अप्लाइंग दिस एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन, इस ग्रामर में कहीं पर भी, अब इस ग्रामर को भूल जाइए, इस ग्रामर के अंदर कहीं पर भी कोई भी प्रोडक्शन जो कि आपको इस तरह का मिले, कैसा, नल यूनिट प्रोडक्शन जैसा। यूनिट प्रोडक्शंस कैसे होते हैं, वो कुछ इस फॉर्म में होते हैं, A टेंड्स टू B, यानी कि लेफ्ट में भी एक सिंगल वेरिएबल, राइट में भी एक सिंगल वेरिएबल। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्टेंट ग्रामर है, इस ग्रामर में कहीं पर भी राइट हैंड साइड पर एक सिंगल वेरिएबल नहीं है। ये सिंगल वेरिएबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये एक टर्मिनल है। हमें चाहिए कि ऐसा प्रोडक्शन जिसमें राइट हैंड साइड पर एक सिंगल वेरिएबल हो, ठीक है। तो ना तो यहाँ कोई सिंगल वेरिएबल है, ना यहाँ पर है, ये भी एक टर्मिनल है, ये भी एक टर्मिनल है। तो कोई भी प्रोडक्शन रूल हमें ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें राइट हैंड साइड पर हमें एक सिंगल वेरिएबल मिले। अगर ऐसा होता तो फिर हम उसमें से यूनिट प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन कहलाता है यूनिट प्रोडक्शन, और फिर हम उसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं, और उसका भी एक तरीका होता है रिमूव करने का। बट फिलहाल जो हमारे पास रिजल्टेंट ग्रामर आई है, क्योंकि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप किसी ग्रामर को सिंप्लीफाई कर रहे हो तो उसमें ये तीनों एलिमिनेशन लगें। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ पहला ही एलिमिनेशन होता है और दूसरे बाकी दो नहीं लग पाते हैं। तो ये अच्छी बात है अगर हमें कोई ऐसी सिंपल ग्रामर मिल जाती है। ओके, अभी हम एक एग्जांपल और देखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन कैसे होता है। बट फिलहाल ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि ये पहले यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, आपको पूछा जा चुका है, तो उसमें यहाँ पर कहीं पर भी हमें एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, ओके, क्योंकि इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है ताकि आपको बता पाऊँ कि हमेशा ज़रूरी नहीं है तीनों एलिमिनेशन अप्लाई हों। ओके, सो नाउ इन द रिजल्टेंट ग्रामर एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन जब हम देखें तो इस रिजल्टेंट ग्रामर में कोई भी यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। सो हम यहाँ ऐसे में हम क्या करेंगे, अब तो ऐसे में हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयर इज नो यूनिट प्रोडक्शन in the resultant grammar, not in the actual grammar. This is the resultant grammar. Okay, there is no unit production in the resultant grammar. That's it. यानी कि अब हमें यूनिट प्रोडक्शन जब है ही नहीं तो हमें रिमूव करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये स्टेप जो है यहीं पर नल एंड वॉइड हो जाएगा। अगला स्टेप जो हमारा आता है वो आता है एलिमिनेशन ऑफ useless symbols। एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल्स। नाउ अगर हम बात करें यूजलेस सिंबल्स की, तो यूजलेस सिंबल्स क्या होते हैं हम देखते हैं यहाँ पर। यूजलेस सिंबल्स के लिए मैंने आपसे कहा था दो तरह के सिंबल्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। एक है आपका नॉन जनरेटिंग, और इसमें भी आपको पहले नॉन जनरेटिंग को ही आइडेंटिफाई करना है, उनको रिमूव करना है, उसके बाद अनरीचेबल सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना है। अब नॉन जनरेटिंग सिंबल्स क्या होते हैं, ऐसे सिंबल्स जो किसी भी तरीके से स्ट्रिंग को जनरेट ना कर रहे हो। तो उसका सिंपल सा तरीका यह है कि आप बस ये देख लीजिए कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसके प्रोडक्शन में जो है टर्मिनल नहीं आ रहा हो। ठीक है, जैसे एस के अंदर यहाँ टर्मिनल आ रहा है, यहाँ भी टर्मिनल है, यहाँ भी टर्मिनल है, यहाँ भी टर्मिनल है। आपको ऐसा वेरिएबल देखना है जिसके प्रोडक्शन रूल्स में राइट हैंड साइड पर अगर टर्मिनल नहीं आता है तो वो वेरिएबल कहलाता है यूजलेस सिंबल या नॉन जनरेटिंग सिंबल। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इस ग्रामर में, इस रिजल्टेंट ग्रामर के अंदर हमें कोई भी ऐसा सिंबल नहीं दिख रहा है। सो वी जस्ट नीड टू राइट हियर देयर इज नो useless symbol।
Okay, there is no useless symbol, or we can say non-generating symbol. Okay, इसको स्पेसिफिकली लिख देते हैं, यूजलेस की जगह हम लिखते हैं नॉन जनरेटिंग. मोर स्पेसिफिकली. ओके, नाउ अब हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अनरीचेबल सिंबल्स. अब अनरीचेबल सिंबल्स क्या होते हैं? अनरीचेबल सिंबल्स वो होते हैं या अनरीचेबल वेरिएबल्स अगर हम बात करें, वो वेरिएबल्स होते हैं जिन तक हम स्टार्टिंग सिंबल से ना पहुंच पाए. यानी कि अगर हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में अगर हम देखें तो हम कौन से वेरिएबल्स ऐसे हैं जिन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं स्टार्टिंग सिंबल से. तो हम देख सकते हैं एस से एक प्रोडक्शन है जिसमें हमें बी मिल रहा है, एस से एक प्रोडक्शन है जिसमें हमें ए मिल रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग सिंबल से हमें बी और ए दोनों जो है वो रीचेबल है स्टार्टिंग सिंबल से. ओके, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? दे आर रीचेबल, दे आर नॉट अनरीचेबल. ओके, they are reachable, so we have found there is no unreachable symbol. So इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो रिजल्टेंट ग्रामर है, आफ्टर अप्लाइंग ऑल ऑफ दीज 3 स्टेप्स, हमने अप्लाई करके देख लिए. जहाँ हमें लगा वहाँ हमने एलिमिनेशन भी अप्लाई किया, एलिमिनेशन को भी हमने जो है यूज़ किया, और जहाँ पर एलिमिनेशन नहीं लगता था वहाँ हमने उसको छोड़ दिया. तो हमारे पास जो रिजल्टेंट ग्रामर मिली है, सो द सिंप्लीफाइड ग्रामर इज जो है वो हमें क्या मिल रही है? एस टेंस टू ए एस बी ऑब्लिक ए ए ऑब्लिक बी बी ऑब्लिक ए ऑब्लिक बी, ए टेंस टू ए ऑब्लिक ए, बी टेंस टू बी ऑब्लिक बी. ये हमारा जो है सॉल्यूशन है, यही हमारा आंसर है. देन अब हम देखते हैं कोई और एग्जांपल ऐसा जिसमें जो है हम कोशिश करेंगे कि तीनों हमारे जो है स्टेप्स अप्लाई हों. ओके,